ये स्टोरी हमें संदीप ने यूएसए से भेजी है। ये बताते हैं वैसे तो मेरा ताल्लुक इंडिया से है, लेकिन मैं कई साल से यूएसए में ट्रक चला रहा हूँ और इसी दौरान मुझे कई ऐसे रास्तों से और कई मौसमों का सामना करना पड़ता है। रास्ते ऐसे, कहीं पहाड़ तो कहीं जंगलात। इसी दौरान मेरी लाइफ में एक ऐसा वाक़या आया जो नाकाबिले फरामोश था। ये बताते हैं कि मैं ट्रक में आराम करने के लिए ट्रक रोकता हूँ। अपनी केबिन में आराम कर रहा होता हूँ और मैंने ट्रक की विंड पे और अपने साइड वाले शीशों पर भी एक शीट लगा दी। वहाँ बर्फ भारी हो रही थी। कुछ देर आराम करने की गर्ज से मैं ट्रक में लेट गया और मैंने ट्रक्स की लाइट ऑफ कर ली। फिर मुझे बर्फ पे किसी के चलने की आवाज आती है। कोई मेरे ट्रक के बहुत ही करीब आ जाता है। दोस्तों, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, अगर आप मेरे पुराने लिसनर हैं तो आपको पता होगा कि पहले मैं जो स्टोरी अपलोड किया करता था उससे ये कई गुना स्टोरी खतरनाक होने वाली है। और दूसरी बात दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी वीडियोस थोड़ी लेट होती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीडियोस पर मेहनत करता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही अच्छी अच्छी स्टोरीज लाता हूँ। तो आपका हक बनता है, ये जो नीचे लाइक वाला बटन आपको नजर आ रहा होगा इसको दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे होता क्या है, हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है और हम अपने काम को दिल से करते हैं। आप जैसे ही मुझे सपोर्ट करते जाएंगे, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक एक अच्छी हॉरर स्टोरी लाता जाऊंगा। तो दोस्तों, बहुत बातें हो गई, अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, मेरा नाम संदीप है और मैं इंडिया से हूँ और यूएसए में मैं ट्रक चलाता हूँ। मुझे यहाँ ट्रक चलाते हुए तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। मेरे लाइफ में एक बहुत ही खौफनाक वाक़या हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वाक़या कुछ यूँ है, मैं मामूल के हिसाब से मैं लॉजिस्टिक कंपनी से अपना ट्रक लेकर निकलता हूँ। मेरे ट्रक के साथ 2 ठेले लगे होते हैं। वीरान रास्तों से होते हुए, जंगलात से होते हुए अपनी मंजिल पर पहुँचता था। मैं अपने सफर पे रवां दवा था। मैं अब सिटी को छोड़ चुका था। सर्दी इंतहा की थी। मैंने अपने ट्रक में ही हीटर ऑन कर रखा था और मैं उस सफर में अकेला ही था क्योंकि वहाँ पर ट्रक बहुत ही जबरदस्त है, फुल्ली ऑटोमेटिकली। खैर, बैक टू द टॉपिक। मैं सफर पर रवां दवा था। मुझे वो पूरा दिन और पूरी रात सफर करना था। अच्छा, होता कुछ ऐसा था, रास्ते में मोटेल्स पड़ते थे, जैसे पाकिस्तान इंडिया में जो रास्ते में ढाबे बने होते हैं और वहाँ पर मोटल कहलाते हैं। अमूमन उन मोटल्स पर हम स्टॉप ले लिया करते थे कि फ्रेश हो सके और कुछ खाना पीना कर सकें और फिर अपने सफर पर निकले। मेरी आदत थी कि मैं उन मोटल्स पर कम ही रुकता था क्योंकि हम इंडियंस चटपटे खानों के आदी होते हैं और वहाँ के खाने मेरी समझ में नहीं आते थे। तो मैंने अपने पास ही कुछ खाने पीने का सामान रखा था। तो मुझे पसंद था कि मैं किसी खूबसूरत जगह पर जहाँ बहुत ही प्यारी सीनरी हो वहाँ गाड़ी रोक के अपने ट्रक में ही फूड मेकिंग किया करता था। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम और फिर आगे का सफर किया करता था। ऐसे मेरा पैशन भी पूरा होता था, घूमने फिरने का, और मेरा प्रोफेशन भी। अब मुझे सफर करते हुए पूरा दिन गुजर चुका था। मैं अब जिस एरिया में एंटर हुआ था यहाँ पर बहुत ही बर्फबारी हो रही थी। ट्रक की स्पीड काफी स्लो होने की वजह से मेरा सफर काफी स्लो हो रहा था। बहरहाल, कंपनी वालों ने गाड़ी में ट्रैकर लगा रखे थे। वो ट्रक को फॉलो कर रहे होते थे और उन्हें रास्तों में पड़ते हुए मौसमों का काफी अच्छे से अंदाजा हुआ करता था। तो कोई पूछगाछ नहीं थी। हम थे तो ड्राइवर, मगर ट्रक ऐसे ड्राइव करते थे जैसे उसके मालिक हों। हमारी कंपनी बहुत ही अच्छी थी। अब स्नोफॉल होने लगी थी, फिर रात भी काफी हो चुकी थी और स्नोफॉल के बाइस हेडलाइट की भी इतनी रेंज नहीं थी। मैं वैसे भी थक चुका था। मैंने एक जगह देखी और वहाँ पर ट्रक पार्क कर लिया और कुछ खाने का सोचा और ये भी सोचा कि थोड़ा आराम कर लूंगा। अब मैंने अपने ट्रक की विंड पर और साइड वालों शीशों पर लाइट कर्टन टाइप की, आप उन्हें कर्टन्स कह सकते हैं, उन शीट से मैंने बंद कर दिया और ये अब कैबिन बिल्कुल पैक हो गया था और अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने पानी गर्म किया। ज्यादा थकावट के बायस मैंने मैगी खाने का इरादा किया। मैंने ट्रक बंद कर दिया था और मैगी खाने लगा। अच्छा, यहाँ एक बात बताता चलूं, जिस जगह मैं मौजूद था यहाँ बहुत ही घना जंगल था, लेकिन बर्फबारी की वजह से सब कुछ ढका हुआ था कि आम इंसान यहाँ की पुरसरारियत से ही डर जाए, मगर हम इस चीज के आदी थे। मैं यहाँ अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि ये सच में है। इनफैक्ट मैंने लाइफ में 48 आवर्स एक जंगल में अकेले काटे हैं। तब मेरा ट्रक खराब हो गया था और 48 आवर्स के बाद मुझे रेस्क्यू किया गया था। वो भी बहुत खौफनाक जगह थी, मगर मैंने वो टाइम वहाँ अकेले काटा था। खैर, वो भी एक अलग किस्सा है, कभी आपसे शेयर करूंगा। ना सिर्फ हम मेल ट्रक्स चलाया करते थे, बल्कि लड़कियां भी इन ट्रक्स को इन रास्तों पे अकेले ड्राइव करती हैं। खैर, मैं अब मैगी खा के अपने ट्रक के ड्राइविंग सीट पे बैक साइड पर जाकर लेट जाता हूँ और अपना मोबाइल यूज करने लगता हूँ कि थोड़ा आराम भी कर लूंगा।
खैर अब बाहर का माहौल ऐसा था कि कोई हल्की सी भी चूं की आवाज भी निकले तो वो भी सुनाई दे। बाहर बहुत खामोशी थी। मैं सो नहीं सकता था क्योंकि स्नोफॉल के बायस मेरा ट्रक फंस सकता था। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था आराम करने के लिए। 1 घंटे के बाद मुझे उस ट्रक को वहां से मूव करना था। खैर मैं भी लेटा हुआ था और मैंने केबिन की लाइट्स ऑफ कर दी। मुझे लगा बाहर से कोई दूर से कोई बर्फ पे चलता हुआ आ रहा है। पहले तो मेरे दिमाग ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की, फिर मैंने जरा गौर किया तो हाँ, बाहर वाकई किसी के चलने की आवाज आ रही थी। कैसे कोई बर्फ पर चलता हुआ आ रहा है। मगर उसमें टेंशन वाली बात ये थी कि ये जंगल में यहाँ कौन हो सकता है। जितना मैं जानता हूँ यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, फिर कौन हो सकता है। और दूसरी बात ये थी कि वो कदम चलते हुए मेरे केबिन के पास आ रहे हैं। मैं ये बिल्कुल फील नहीं करवाना चाहता था कि जो भी बाहर है उसे ये पता चले कि केबिन के अंदर कोई है। मैंने बस ऐसे जैसे सांस रोक ली हो। मैं अंदर बेजान पड़ा रहा। वो कदम मेरे केबिन के बहुत करीब आ चुके थे और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जैसे रूह निकल जाएगी, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उन कदमों की आवाज पर था। तो मैंने सुना कि वो कदम मेरे केबिन के बिल्कुल पास आकर रुक गए हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि अंदर कर्टन किए हुए थे कि बाहर का कुछ अंदर नहीं और अंदर का कुछ बाहर नहीं दिख सकता था। मैं बस चुपचाप दम साधे सांस खींचे आवाज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था कि बाहर जो भी था न जाने कोई हरकत नहीं कर रहा था, जैसे सुकून से खड़ा हुआ था। उसके कोई मूवमेंट ना भी करना मुझे खौफ में मुब्तला कर रही थी। मैं बस उसका अगला एक्शन जानना चाहता था। यहाँ एक बात बताता चलूँ, मैंने अंदर से केबिन के दोनों डोर लॉक किए हुए थे। अब आप यकीन करें कि कोई बाहर है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा और टाइम भी गुजरे जा रहा है। अब ऐसा भी लग रहा था कि शायद जो वो था वो चला गया ट्रक्स की लाइट ऑफ देखकर, कि शायद इस ट्रक में जो भी था वो नहीं है अब। मगर अगर ऐसा था तो उसके पाँव की आवाज़ मुझे आनी चाहिए थी, मगर वो भी नहीं आ रही थी। दिमाग बहुत तरह की चीज़ें सोच रहा था। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट तक गुजर जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि ड्राइंग वाले डोर का जो लॉक है जैसे उसे कोई पकड़ कर घुमा रहा है। वो डोर तो लॉक था। मेरी हार्ट बीट तेज होने लगी कि मैं बहुत बुरी तरह से डर जाता हूँ। बाहर इतनी ठंड में इतनी देर कोई इंसान इतना पुरसुकून नहीं खड़ा हो सकता था। वो मुसलसल मेरे डोर को लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। मैं सिवाय बेबसी के कुछ नहीं कर सकता था। ये पहली बार था मैं इतना डर गया था। खैर जोर आजमाइश के बाद वो लॉक को छोड़ देता है। अब वही फिर खौफनाक खामोशी और फिर उसके बाद मुझे वही बर्फ में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। अब कोई ड्राइविंग साइड की साइड से हटकर दूसरी साइड की तरफ बढ़ रहा था। मैंने बस कदमों की आवाज़ से ही ये अंदाज़ा लगाया था। खैर वो अब इस तरफ आता है और इस तरफ के लॉक को खोलने की कोशिश करता है। अब मैं वैसे ही डरे सहमे हुए बैठा था और ये देख रहा हूँ अंदर की साइड मुझे बाकायदा लॉक में हरकत महसूस हो रही थी। मैंने दिल में सोचा कि कभी भी ये लॉक को तोड़ेगा और अंदर आ जाएगा। अब होता यह है कि वो थोड़ी ही जोर आजमाइश के बाद उस लॉक को छोड़ देता है और फिर वही गहरी खामोशी। मेरे कान सिर्फ बाहर की आवाज़ को महसूस कर रहे थे। बाहर अब फिर से मुकम्मल खामोशी थी। अब वही खामोशी काफ़ी देर तक जारी रही। मैंने महसूस किया एक शख्स है या जो कोई भी है वो खामोश मेरे केबिन के साथ खड़ा हुआ है। पहले उसने मेरे केबिन के साथ जोर आजमाइश की, उसके बाद वो वहीं खड़ा था जो वो वहाँ से गया नहीं था। बात यहाँ नहीं ख़त्म हुई थी, अभी तो कुछ और होना बाकी था। मुझे तो और लोगों के दूर से बर्फ़ में चलने की आवाज़ आ रही थी। याद रहे मैं बाहर नहीं देख सकता था, मैं बस आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा रहा था। अब जब इन 2 और लोगों की आवाज़ आती है तो मैं और ज़्यादा डर जाता हूँ कि अब एक बला टली नहीं थी और ये 2 और आ रहे हैं। वो चलते चलते मेरे केबिन के बहुत करीब पहुँच जाते हैं जहाँ पे पहले वाला शख्स खड़ा था। अब वो तीनों आपस में बात करते हैं, लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि वो बातें भी विस्परिंग की तरह कर रहे थे और जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो लैंग्वेज मेरे समझ से बाहर थी। लेकिन इन सब में मैंने एक चीज़ नोट की कि एक आदमी था और एक लेडी थी और एक 13-14 साल का बच्चा था। फिर कभी दिल में ये आए कि डोर ओपन करके देख लूं, शायद ये इंसान है, मगर बाहर हड्डियां जमा देने वाली ठंड में ये लोग कैसे खड़े हो सकते हैं।
मैं आहिस्ता से अपनी जगह से उठता हूँ और कर्टन से बाहर देखने की कोशिश करता हूँ कि देखूं कौन है। और मैंने इस स्टाइल से बाहर झांका कि अगर बाहर कोई खड़ा भी हो तो वो मुझे देख ना पाए। लेकिन मेरे देखने पर बाहर कोई भी नहीं था, मुझे कोई भी नहीं दिखाई देता। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि मैं अपनी तरफ से बहुत ही झुक कर देखता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बाहर की तरफ देखता हूँ तो वो आवाज़ें भी बंद हो जाती हैं और बाहर कोई दिखाई भी नहीं देता। मैं ये तो नहीं बता सकता था कि मेरे डर की कैफियत क्या थी, मगर बस ये बता सकता हूँ कि मैं मरने के बहुत करीब था। बाहर कोई नजर नहीं आ रहा था तो वो आवाज़ें कैसी थी। अब मैं वापस बिल्कुल खामोश होकर पीछे लेटा रहता हूँ और उसके बाद मैं उनके नेक्स्ट एक्शन का इंतजार कर रहा होता हूँ। मुझे यहाँ रुके हुए 1 घंटा हो चुका था। आराम तो मुझे क्या करना था, खौफ ने मुझ में एक अलग ही करंट पैदा कर दिया। मुझे अब महसूस हुआ कि वो मेरे ट्रक के सामने ही चलते हुए मेरे ट्रक से दूर जा रहे हैं। मैं अपने दिमाग में एक प्लान बनाता हूँ कि मैं ड्राइविंग सीट पे बैठता हूँ और ट्रक स्टार्ट करके एकदम से वहाँ से निकलता हूँ क्योंकि जितना जल्दी हो सके मुझे ट्रक को यहाँ से निकालना है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो। और सब मुझे सडन करना था। वो कर्टन सामने से हटाना है, एकदम से ट्रक स्टार्ट करना है और एकदम से यहाँ से निकलना है क्योंकि टाइम ओवर हो रहा था, वरना मेरा ट्रक यहाँ बर्फ में धंस जाएगा और ऐसी जगह पे बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता रुकने का। और अब मुझे चांस भी मिला है। वो जो भी थे ट्रक से दूर हो चुके थे। मैं ऐसा ही करता हूँ, ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ और बिना कोई खटपट के, बिना इधर उधर देखते कर्टन हटाता हूँ और ट्रक स्टार्ट करता हूँ, वहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। मैंने जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, हेडलाइट ऑन की, मैंने दूर लाइट की रोशनी में कुछ लोग देखे, मगर मेरा ध्यान टोटली यहाँ से निकलने का था। लेकिन मैं बस उधर देख नहीं रहा था। मैं ट्रक स्टार्ट होते ही मैंने ट्रक को गियर में डाला और जैसे ही गाड़ी चलाने लगा तो बदकिस्मती से ट्रक जोर लेने लगा। मतलब अब चल नहीं रहा था, शायद मेरा ट्रक फंस चुका था। अब मैंने देखा कि वो लोग मेरी तरफ पलटे हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे ट्रक की ओर बढ़ रहे हैं। मैं मुसलसल एक्सीलेटर दे रहा हूँ कि कैसे भी ट्रक यहाँ से निकल जाए, मगर ट्रक बहुत ही जोर ले रहा था। वो लोग मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब वो लोग मेरी हेडलाइट की रेंज में आ चुके थे। मैंने गौर किया तो वाकई एक बच्चा था, एक लेडी थी, एक बंदा था। उनके होली ऐसे थे जैसे वो लाश हो, मानो जैसे बर्फ में पड़ी हुई लाशें गल सड़ जाती, वो गली सड़ी लाशें हों। नाक और चेहरे पर खून ही खून जमा हुआ था। बस वो बहुत ही करीब आ चुके थे कि अचानक जहाँ मेरा ट्रक फंसा हुआ था वहाँ से निकल जाता है और मैं उनके सामने से ट्रक निकाल के चलने लगता हूँ और मेरा उनसे आई कांटेक्ट होता है। वो जो बच्चा था बड़ी मासूमियत से मुझे बाय बाय कर रहा होता है। खैर, मैं उस जगह से निकल जाता हूँ और वो बस मुझे जाता देख रहे थे। उनका कोई रिएक्शन नहीं था। काफी आगे निकल जाता हूँ और साइड मिरर से उन्हें देखता रहता हूँ। वो तीनों पीछे से मुझे जाता हुआ देख रहे थे और मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। मगर अब बात यहाँ नहीं खत्म हुई, अब बहुत कुछ होना बाकी था। मुसीबत अब टली नहीं थी बल्कि और अब बढ़ गई थी, जो कि बर्फबारी की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी और सामने कुछ इतना दिखाई नहीं दे रहा था कि इतने में आगे ब्लैक आइस के बाइस ट्रक स्केट कर जाता है, रोड से थोड़ा नीचे साइड पर फंस जाता है। अब मैं उसे बहुत निकालने की कोशिश करता हूँ, मगर वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। अब मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि हमारे ट्रक के अंदर एक वॉकी टॉकी होता है। मैंने उसे अपने बेस पर कॉल की और उन्हें बताया कि मेरा ट्रक ऐसे स्ट्रक हो गया है और मैं यहाँ फंस गया हूँ। तो मैं वहाँ कॉल करता हूँ। अब वो जो बेस पर बैठे थे उनके सिस्टम में मेरी लोकेशन आ रही होती है, तो वो वहाँ मैप पे देखते हैं कि कोई मेरे लोकेशन के करीब वर्कशॉप है, तो वो उसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं और मुझे भी कहते हैं कि आप जहाँ हैं वहाँ से ईस्ट की जानिब 5 किलोमीटर की दूरी पे एक वर्कशॉप है, अगर आप वहाँ पर जाके उनसे हेल्प ले लें, क्योंकि हमारा उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। हम भी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा और ठंड हड्डियां जमा देने वाली है, आप कैसे भी करके उनसे राब्ता करें। मैं उसे पूरी बात नहीं बता सकता था कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। अब ये बात हुई और मैं सोचने लगा कि अगर मैंने खुद ना कुछ किया तो ये जो स्नोफॉल हो रही है, कुछ घंटों में ही मेरा ट्रक इतना धंस जाएगा कि शायद हेल्प के लिए कोई आ भी जाए तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मैं अपने आप को पैक करता हूँ, जैकेट पहनता हूँ, एक हैवी ड्यूटी टॉर्च, एक वॉकी टॉकी लेकर नीचे उतरता हूँ कि जाके खुद ढूंढता हूँ वो वर्कशॉप। अब मसला ये था कि मुझे वापस उसी रास्ते पे जाना था जिस रास्ते से मैं आया था और मैंने वहाँ वो फैमिली देखी थी, मियाँ बीवी और उनका बेटा।
खैर मैं अब चलता रहा और जब मैं उस लोकेशन पर पहुंचता हूं तो वही पाँव के निशान उन तीनों के जो उस रास्ते की तरफ जा रहे थे। ये मेरे लिए और डरावनी बात थी, पर कहीं ना कहीं तजस्सुस भी था कि वो कौन थे। अब जहां मुझे जाना था वहीं पैरों के निशान जा रहे थे। उस टॉर्च की लाइट में मैं उन पैरों को फॉलो करता हुआ जा रहा था और चलता रहा। बर्फ में चलना कितना दुश्वार होता है ये शायद आप भी जानते हैं। तकरीबन आधा घंटा लग गया था चलते चलते, और इसी दौरान मैं वॉकी टॉकी पे अपने बेस से भी कोऑर्डिनेशन में था कि क्या मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ। वो भी मुझे गाइड कर रहे थे कि बिल्कुल आप ठीक जा रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि उसी जंगल के बीचों बीच एक घर है और वो पैरों के निशान भी घर के अंदर जा रहे थे। मैं पहले तो ओपनली उन पैरों के निशान को फॉलो कर रहा था, मगर जब मैंने उस घर को देखा तो मैंने अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया। वो घर बहुत पुराना था, बहुत ही विंटेज घर था, और छुप छुप के मैंने कोशिश ये की कि उस घर की विंडो से अंदर झांक कर देखूं कि ये लोग कौन है और यहाँ क्यों रहते हैं। खैर मैं विंडो की जानिब बढ़ता हूँ, मुझे अंदर कोई भी नजर नहीं आता। अब बात ये थी कि रूम में एक छोटी सी आग जल रही थी, मानो जैसे अभी कोई इस रूम में था। मगर मैं दूसरे रूम की विंडो से भी झांकता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर भी कोई नजर नहीं आता। मैं चुपचाप से उस घर के मेन डोर पर आता हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता से डोर ओपन करता हूँ। वो डोर ओपन हो जाता है। मैं वैसे ही अपने आप को छुपाए एंटर होता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता से हर एक रूम को एक्सप्लोर करता हूँ, मगर पूरे रूम में कोई भी नहीं होता। इतने में मैंने यहाँ एक गलती कर दी थी। वैसे तो मैं बहुत ही चुपचाप चल रहा था, मगर मेरे पास लगी वॉकी टॉकी का वॉल्यूम फुल था और फिर अचानक उस पे एक कॉल आती है। कॉलिंग संदीप, आप इस लोकेशन पर क्यों रुके हैं? आप खैरियत से तो हैं? क्या आप ठीक हैं? ये होने की देर थी कि बाहर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आने लगी। मैंने महसूस किया कि कोई इस घर की तरफ आ रहा है। मैंने फौरन से अपने आप को उस रूम के अंदर बने एक स्टोर रूम में अंदर छुपा लिया और सांस खींच कर बैठ गया। मैंने उस स्टोर से एक बाहरी जगह तलाश की जहां से मैं रूम के अंदर देख सकता था। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा वही फैमिली उस रूम में दाखिल हुई है और वो अजीब तरह से स्मेल ले रहे हैं और उसी अजीब सी लैंग्वेज में विस्पर कर रहे हैं। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि ना वो पलके झपका रहे थे और अजीब फटी आंखों से इधर उधर बस सूंघ रहे थे, जैसे कमरे में उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था। उनमें से जो बच्चा था वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे स्टोर रूम के पास आता है और अब वो लोग मेरी स्मेल लेते लेते स्टोर के सामने आ गए। मेरा दिल बंद हो गया ये मंजर देख के कि शायद अब उन्हें अंदाजा हो गया था कि कोई इंसान है जो यहाँ छुपा हुआ है। मैंने जल्दी इधर उधर देखा। मुझे उस स्टोर में भी एक रोशनदान नजर आया और उसमें दिक्कत ये थी कि वहाँ एक शीशा लगा हुआ था। मैंने एक भारी सी चीज अंधेरे में उठाई, बस ये नहीं पता था कि क्या है मेरे हाथ में। मैंने रोशनदान पे दे मारा और जल्दी से वहाँ से बाहर की जानिब कूद पड़ा और बाहर पड़ी बर्फ पे जा गिरा। मुझे इतने में ऐसा महसूस हुआ कि कुत्ता जो शायद अब घर के मेन डोर से मेरी जानिब आ रहा था और वो बहुत एग्रेसिव था। उसके भौंकने की आवाज मुझे आ रही थी। वो मुझे पीछे आता हुआ महसूस हुआ। मैंने जल्दी से वहाँ से भागना शुरू किया और वहाँ से ऊपर पहाड़ की जानिब चढ़ना शुरू किया। हाइट बहुत ही लंबी थी मगर मेरी जान पे बनी हुई थी। मैं कैसे भी बच निकला। तकरीबन कोई 15-20 मिनट और चलने के बाद मुझे एक रोड नजर आया। जैसे वहाँ के मकामी लोगों ने अपने यूज के लिए एक छोटा सा रोड बनाया हुआ है। अब मैंने अपने कंट्रोल रूम से पूछा और उन्होंने कहा कि यहाँ करीब ही कुछ घर और वर्कशॉप और टायर शॉप और मोटेल शॉप वहाँ जाना है। मैं वहाँ पहुँचा और उन्हें अपने ट्रक के बारे में बताया। अब मैं बेसिकली एक ऐसी जगह था जहाँ अगर मैं अपने ट्रक से आगे जाता तो मुझे इस जगह से होके जाना पड़ता, लेकिन मैं जो अंदर वाले रास्ते से आया तो वो एक शॉर्टकट था, वरना मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में गया तो मुझे अपने ट्रक तक पहुंचने में तकरीबन 30 से 35 मिनट लग गए। खैर उन्होंने मेरी हालत देखी। पहले तो उन्होंने मुझे कॉफ़ी ऑफर की। अब सर्दी के बायस ना का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और फिर मुझसे पूछने लगे कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। वो बेसिकली एक फैमिली थी, बाप बेटा और उनकी बेटियां सब वर्कशॉप का काम करते थे। मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने बताया कि आप जिस जगह गए थे वो एक हॉन्टेड हाउस है, वहाँ कोई भी नहीं जाता, इवन हम भी नहीं। उनके साथ 1898 यानी कि 1898 एक हादसा पेश आया था। जंगल के डाकू डकैती घर से उनके घर में घुसे और फिर उस फैमिली का मर्डर कर दिया। वो फैमिली आज भी हाईवे पे लोगों को नजर आती है और उनमें एक बच्चा है और मियाँ बीवी, लेकिन वो किसी को कहते कुछ नहीं है, लेकिन वो लोगों से हेल्प मांगते हैं। खैर वो किस्सा मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ही तफसील से बताया था। अब मैं उनके साथ अपने ट्रक के पास पहुंचा और वहाँ
उन्होंने मेरे ट्रक को सीधा करके मुझे दे दिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर मैंने उस फैमिली की पिक्चर ली। उस टाइम मेरे पास एक कैमरा हुआ करता था जिसमें पिक्चर क्लिक करते ही कार्ड में पिक्चर बाहर आ जाती थी। मैंने जब वो पिक्चर ली तो उसे देखने के बाद मेरे हैरानगी की हद नहीं थी। जब मैं बाय कर रहा था तब ट्रक में बैठे हुए उनकी ये पिक्चर ली थी और चलते चलते वो मैंने पिक्चर देखी। उस फैमिली के पीछे वही 3 लोग थे, वही पुरसरार फैमिली जो मुझे इस हाईवे पे नजर आई थी। बहरहाल ये थी मेरी स्टोरी, और अगर इस स्टोरी पे आपकी ऑडियंस ने अच्छा रिस्पांस दिया तो मैं आपसे वो स्टोरी भी शेयर करूंगा जो मैं 48 आवर्स के लिए एक खौफनाक जंगल में फंस गया था और मुझे 48 आवर्स के बाद उस खौफनाक जंगल से रेस्क्यू किया गया था। वो भी बहुत खौफनाक स्टोरी है, मैं आपसे वो लाजमी शेयर करूंगा। अगर आपकी ऑडियंस को ये स्टोरी अच्छी लगी तो बहुत शुक्रिया संदीप, आपने ये हमारे साथ स्टोरी शेयर की। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करें, इनको बताएं कि आपको इनकी स्टोरी कैसे लगी ताकि ये अपनी नेक्स्ट स्टोरी हमसे शेयर करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वो आपको लाइक वाला बटन तो नज़र ही आ रहा होगा, उसे दबा दीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना बहुत ही ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।